नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह एक बार फिर हम डेली हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए लेके प्रेजेंट हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल होगा। आइए शुरू करते हैं आज की टॉपिक हिस्ट्री ऑफ द डे से। पहले पॉइंट की बात की जाए तो आज के प्रमुख दिवस की बात करेंगे, जिसमें आज के दिन 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में कामगारों के लिए काम के घंटे तय करने को लेकर हड़ताल और मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई। बात करते हैं 1886 की। 1 मई 1886 को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। 1 मई 1886 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस या मई दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1 मई 1886 को हुई थी। इस समय अमेरिका के शिकागो में काम के घंटों को लेकर हड़ताल की गई थी मजदूरों द्वारा। उसी का ये परिणाम है कि कुछ समय बाद अमेरिका में काम के घंटों को 8 घंटे तक सीमित कर दिया गया। बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो भारत में 1 मई 1923 को सर्वप्रथम चेन्नई में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। उस समय इस दिवस का नाम मद्रास दिवस था। यहाँ से इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आज का प्रमुख दिवस है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसकी विस्तृत एनालिसिस वीडियो हम लोग अभी थोड़ी देर में आपको हमारे ही चैनल पे इसका कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें हम विश्व मजदूर दिवस के सभी तथ्यों को, इतिहास से वर्तमान तक जुड़े हुए सभी तथ्यों की विस्तृत चर्चा करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा आप लोगों के लिए। बात करते हैं आज के कुछ और इम्पोर्टेंट बातों की। आज ही के दिन हिस्ट्री में 1 मई 1840 को यूनाइटेड किंगडम ने पहला आधिकारिक डाक टिकट जारी किया। बात करते हैं दुनिया की पहली डाक टिकट की, तो दुनिया का पहला डाक टिकट आपके सामने दिख रहा है। यही है दुनिया का पहला डाक टिकट, जिस पे महारानी विक्टोरिया अंकित हैं। इसे पेन ब्लैक भी कहा जाता है, पेन ब्लैक टिकट भी कहा जाता है। हालांकि बाद में विक्टोरिया के इस पे विक्टोरिया के चित्र की वजह से बाद में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भारत का पहला डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को जारी किया गया था। भारत का पहला डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को जारी किया गया था, जिसकी कीमत कितनी थी? जिसकी कीमत 14 पैसे थी तत्कालीन समय में, और इसका प्रयोग देश के अंदर डाक भेजने के लिए किया जाता था। बात करें अगर भारत में पहले डाकघर की, कि भारत में पहला डाकघर कहाँ खोला गया, तो भारत में पहला डाकघर खोला गया कोलकाता में पहला डाकघर खोला गया। वारेन हेस्टिंग ने इस डाकघर की शुरुआत की। समय था 1774। तो भारत में पहला डाकघर कब खुला? भारत में पहला डाकघर कोलकाता में 1774 में वारेन हेस्टिंग द्वारा खोला गया। 1 अक्टूबर 1894 को एक विभाग के तौर पर 1894 एक डाक विभाग को एक विभाग के तौर पर पंजीकृत किया गया। एक विभाग के रूप में उसकी स्वीकृति हुई। और पिन कोड, जो हम लोगों डाक का एक एड्रेस होता है पिन, हम सभी लोग पिन से परिचित हैं। पिन 6 अंकों का एक कोड होता है। डाक में इसकी शुरुआत 1972 से हुई। 1972 से पिन संचालन में आया और ये 6 अंकों का एक कोड होता है। महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका भारत की डाक टिकटों पर सर्वाधिक डाक टिकटों पर जिनका चित्र अंकित किया गया है,
और हमारे सचिन तेंदुलकर साहब पहले ऐसे जीवित व्यक्ति हैं जिनका डाक टिकट जारी किया गया है। इनका डाक टिकट 14 नवंबर 2013 को जारी किया गया था। पॉइंट ध्यान रखिएगा, तेंदुलकर पहले जीवित व्यक्ति हैं जिन पर डाक टिकट जारी किया गया। इसके पहले भारत में ऐसा कोई नहीं है कि वो जीवित रहा हो और उस पर डाक टिकट जारी किया गया हो। इवन महात्मा गांधी पर भी उनकी मृत्यु के बाद ही डाक टिकट जारी किया गया था। बात करें विश्व डाक दिवस की, तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। पॉइंट ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस वीडियो में, मिस मत कीजिएगा। जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं आज के अपने अगले पॉइंट की। आज के पॉइंट में आज ही के दिन 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। हम लोग बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन कहाँ है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, अर्थात इन्होंने एक मिशन, यहाँ पे शब्द है, बाकी ये मठ की स्थापना थी। रामकृष्ण मिशन मठ की एक स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है अभी वर्तमान में? तो ये कोलकाता में है और इसकी स्थापना भी यहीं की गई थी, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। और विवेकानंद जी इसके संस्थापक भी थे और पहले महाअध्यक्ष थे, जो 1897 से 1901 तक इसके महाअध्यक्ष रहे। इसके बाद महाअध्यक्ष का पोस्ट हटा दिया गया और सिर्फ अध्यक्ष का पोस्ट रखा गया। वर्तमान में रामकृष्ण मिशन के जो अध्यक्ष हैं वो, उनका नाम है स्वामी स्मरणानंद, जो 2007 से हैं। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना। बात करें अगर हम लोग थोड़ी सी स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इसी दिन भारत में हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? इन्हीं की जन्म दिवस पर हम लोग भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। किस डेट को? 12 जनवरी को। और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई, 39 वर्ष की अवस्था में। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनसे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 1893 में इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। पॉइंट ध्यान रखिएगा, 1893 में इन्होंने विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। बात करते हैं आज के अपने अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में बात करें तो आज ही के दिन 1 मई 1956 को जोनसा साल्क द्वारा विकसित पोलियो वैक्सीन जनता के लिए उपलब्ध कराई गई। यहाँ पे कुछ फैक्ट है, आप लोग समझ लीजिए। ये पोलियो वैक्सीन जो थी ये 1956 में जोनसा साल्क द्वारा लाई गई। और ये कैसी वैक्सीन थी? पोलियो में 2 तरह की वैक्सीन यूज की जाती है अभी भी वर्तमान में, एक इंजेक्शन द्वारा और एक जो हम लोग पीते हैं या पीते थे दो बूंद घुट्टी वाला। तो जॉन साल्क जो हैं, इन्होंने जो वैक्सीन बनाई थी, ये कैसी वैक्सीन थी? ये इंजेक्शन वाली वैक्सीन थी। और बूंद बूंद कर पीने वाली 2 बूंद जिंदगी वाली जो वैक्सीन थी, वो वैक्सीन 1956 से 2 वर्ष पहले अर्थात 1954 में ही बन गई थी। और उसको किसने बनाया था? उसको बनाए थे हेनरी क्रोपो, नाम ध्यान रखिएगा, हेनरी क्रोपोस्की। इन्होंने बनाई थी कौन सी वैक्सीन पोलियो की? तो 2 बूंद जिंदगी की। और जोनसा साल्क ने क्या बनाया? जोनसा साल्क ने जो पोलियो वैक्सीन बनाई वो इंजेक्शन बनाया। पोलियो का इंजेक्शन जोनसा साल्क ने बनाया और 2 बूंद जिंदगी वाला वैक्सीन हेनरी क्रोपोस्की ने बनाया। 2000 बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो 2016 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया जा चुका है। भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? पोलियो वायरस को ख़त्म करने के लिए भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 1995 में की गई। 2016 में
भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। पॉइंट ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आज के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टों की। आज ही के दिन 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग राज्य बने। आज ही के दिन 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग राज्य बने। भारत में यहाँ पे दो और राज्य अलग हुए। आज ही के दिन 1 मई 1936 को और दो राज्य कौन से अलग हुए? 1 मई 1936 को दो राज्य अलग हुए। बिहार से एक राज्य हटा के कौन सा राज्य बनाया गया? उड़ीसा। अर्थात आज चार राज्यों की स्थापना दिवस है। इवन माने तो उड़ीसा आज अपने 1 मई को स्थापना दिवस मनाता है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। चिल्का लेक उड़ीसा में ही है और यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है। बात करें अगर बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और यहीं से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बिलोंग करते हैं। बात करें आज के और पॉइंटों की, तो आज के अगले पॉइंटों में आज ही के दिन 1972 में 1 मई 1972 को देश की कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पॉइंट ध्यान रखिएगा। आज के दिन सिर्फ क्या हुआ था? कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में कोयला के खनन का इतिहास बहुत ही पुराना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में ही दामोदर नदी के पश्चिम में, अभी भी दामोदर नदी का जो क्षेत्र है वो कोयला का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र है। दामोदर नदी आप देखेंगे इंडिया के मैप में, तो ये जो पार्ट आता है, इस पार्ट में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। अर्थात झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है और ये पश्चिम बंगाल, ऐसे ही जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं दामोदर नदी। तो ये दामोदर नदी के पश्चिम में एक जगह है रानीगंज। रानीगंज में सर्वप्रथम कोयले की वाणिज्यिक खनन शुरू की गई। भारत में रानीगंज में कोयले का वाणिज्यिक खनन सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में शुरू किया। अर्थात भारत में कोयले का खनन सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुआ? तो रानीगंज में स्टार्ट हुआ, जो कि एक वाणिज्यिक खनन था। इसके अलावा भारत में अगर कोयले की बात करें कि कोयला उत्पादन के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, तो उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान सर्वोपरि है। छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा, छत्तीसगढ़ भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है। अन्य राज्यों में झारखंड, हम लोगों ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी देखी होगी धनबाद, जिसमें एक जगह आती है धनबाद, भी कोयले का उत्पादन और खनिज का उत्पादन केंद्र रहा है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी कोयला उत्पादन में अपना स्थान रखते हैं। कुछ कोयला महाराष्ट्र में भी मिलता है। इस प्रकार 1972 में 1 मई को ही कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अर्थात 1 मई 1972 के बाद जो कोयला खदानें थी वो अंडर गवर्नमेंट काम करने लगी, या अंडर गवर्नमेंट सेक्शन ही कोयला खदानों का कार्य किया जाने लगा। बात करते हैं आज के कुछ और पॉइंटों की। आज के पॉइंट में अगर हम बात करें तो आज ही के दिन 1 मई 1961 को क्यूबा के प्रधानमंत्री डॉक्टर फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा को समाजवादी राष्ट्र घोषित कर दिया और चुनावी प्रक्रिया को खत्म कर दिया। पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। 1 मई 1961 को क्यूबा, सब नाम आता है क्यूबा, हम बात करते हैं क्यूबा क्या है। क्यूबा एक देश है जो कि एक द्वीपीय देश है। ये द्वीपीय देश क्यों है? क्योंकि इसके चारों तरफ वाटर है। इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इधर कैरेबियन सी है, ये कैरेबियन सागर है, ये अटलांटिक महासागर है। क्यूबा के चारों तरफ द्वीप क्या होते हैं? ऐसी स्थलाकृति जिसके चारों तरफ वाटर हो वो द्वीप कहलाती है। इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है। इसी के बीच में एक छोटी सी जगह है, ये आपको रेड दिख रहा होगा, यही है क्यूबा। अर्थात ये एक द्वीपीय देश है कैरेबियन सागर के पास।
इसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। कब की थी? 28 अक्टूबर। क्यूबा की खोज कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले यहाँ आया और इसने ही पूरी दुनिया को क्यूबा के बारे में बताया। और 16वीं और 17वीं शताब्दी में ये स्पेन का उपनिवेश रहा। उपनिवेश से तात्पर्य कि स्पेन का इसमें शासन चलता था क्यूबा में। हालांकि 17वीं शताब्दी के बाद क्यूबा फ्री हुआ और फिदेल कास्त्रो, जिनका नाम आया कि जिन्होंने आज ही के दिन 1 मई 1961 को समाजवादी राष्ट्र घोषित कर दिया, उन्हीं फिदेल कास्त्रो को क्यूबा का क्या कहा जाता है? क्यूबा का देश का संबोधन ही फिदेल कास्त्रो से होता है, अर्थात फिदेल कास्त्रो का देश कौन सा है? क्यूबा। इसी नाम से भी क्यूबा जाना जाता है कि क्यूबा फिदेल कास्त्रो का भी देश है, या फिदेल कास्त्रो का देश क्यूबा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया। और क्यूबा के विकास की अगर हम बात करें तो क्यूबा इस दुनिया में हॉस्पिटलिटी के मामले में अपना सर्वोपरि स्थान रखता है। क्यूबा में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें क्यूबा के बारे में कि क्यूबा में वर्तमान में कोई निजी अस्पताल नहीं है। वहाँ पर 10,000 व्यक्तियों में 70 डॉक्टर हैं। 10,000 में 70 डॉक्टर कार्य करते हैं। और अगर हम आपको भारत के परिप्रेक्ष्य की बात यहीं कर लें तो भारत में 10,000 व्यक्तियों पर सिर्फ 6 डॉक्टर हैं। हमें अपनी स्थिति का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए हम कहाँ हैं और क्यूबा एक छोटा सा देश कहाँ है। और इवन ये क्यूबा ऐसा देश है जो कि विश्व में कहीं भी डॉक्टरों की अगर कमी महसूस होती है तो क्यूबा अपने डॉक्टर वहाँ भेजता है। वर्तमान समय में क्यूबा के सर्वाधिक डॉक्टर पूरी दुनिया में हैं। और क्यूबा से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, दुनिया का जो सबसे छोटा पक्षी है जिसका नाम है हमिंग बर्ड, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। हाइट उसकी 2 इंच, वो यहीं क्यूबा में पाया जाता है। समाजवादी राष्ट्र की बात करें तो 1961 से पहले क्यूबा एक पूंजीवादी राष्ट्र हुआ करता था, जिसको फिदेल कास्त्रो ने पूंजीवादी राष्ट्र को हटाकर इसके स्वरूप को बदलते हुए समाजवादी राष्ट्र घोषित किया। बात करते हैं आज के कुछ और पॉइंटों की। आज के वन लाइनरों की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज ही के दिन 1 मई 1851 को रानी विक्टोरिया ने लंदन में ग्रेट एग्जीबिशन खोली। लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है। आज ही के दिन 1 मई 2009 को स्वीडन में समान सेक्स मैरिज को कानूनी तौर पर वैध घोषित किया। समान सेक्स मैरिज का अर्थ है समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैध यहाँ पे घोषित किया गया स्वीडन में। बात करें और अगले अपने वन लाइनर की तो 2011 में आज ही के दिन ओसामा बिन लादेन, लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के मरने की पुष्टि 1 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन के मरने की घोषणा 11 सितंबर के धमाकों में किसने की? बराक ओबामा ने। अर्थात ऑफिशियली अनाउंसमेंट आज के दिन हुई 2011 में। कल के वीडियो में हमने प्रश्न किया था IMF में कौन कौन सी मुद्राएं शामिल हैं। उसका सही जवाब दिया है सौरभ पांडे और प्रसून त्रिपाठी ने। IMF में यूरो, डॉलर, येन, पाउंड जिसका दूसरा नाम स्टर्लिंग भी है, युआन जिसका दूसरा नाम रेनमिनबी भी है, ये मुद्राएं IMF में शामिल हैं। इन 2 लोगों ने अपना सही जवाब दिया है। हमने इनको अपनी वीडियो में पिन किया है। आप भी आज के प्रश्न का सही जवाब दीजिए, हम आपको अगले वीडियो में पिन करेंगे। आज का प्रश्न है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की और यह खोज कब की गई? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिए। आशा करते हैं आज का सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें,
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं इन फैक्टों को दूसरों तक पहुंचाएं। आप इस वीडियो का PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाई हरिओम पांडे सर पे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जीके बाई हरिओम पांडे सर को सब्सक्राइब कीजिए, आपको PDF वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। इसके बाद जो हमारी वीडियो आने वाली है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो, उसको आप ज़रूर देखिएगा, देखना ना भूलिएगा। अपना कीमती सुझाव, जो भी आपको उपयुक्त सुझाव लगेगा, कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।